शाम के 7 बज चुके थे। कार्तिक ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। माँ धीरे धीरे चलती हुई स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। हाथ में वही पुरानी लाल चाबी थी जो कार्तिक ने बचपन से माँ के गले में लटकती देखी थी। घर के बाकी कमरे तो खुल जाते थे, बस स्टोर रूम ही था जो हमेशा बंद रहता था। कार्तिक को समझ में नहीं आता था कि आखिर उस स्टोर रूम में ऐसा क्या था। उसने अपने पापा से भी कई बार पूछा था, पापा, माँ रोज क्या करने जाती हैं वहाँ स्टोर रूम में? तो उसके पापा हमेशा की तरह अखबार को आंखों तक भींच लिया करते थे और गुस्से में बोलते, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है कार्तिक, फालतू की बातें मत सोचा कर। लेकिन कार्तिक का मन कहाँ मानने वाला था। उसने तय कर लिया था आज वो देख कर रहेगा कि माँ वहाँ स्टोर रूम में करती क्या है। वो दबे पांव स्टोर रूम के पास पहुंचा। अंदर से धीमी धीमी खटखटाहट आ रही थी, जैसे कोई संदूक सरक रहा हो या कोई रो रहा हो। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कान धीरे से दरवाजे पर लगाए। तभी अचानक कार्तिक, माँ की कड़कती आवाज ने उसकी सांस रोक दी। माँ के अचानक पीछे से पुकारने पर कार्तिक के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसने कांपती आवाज में खुद को संभालने की कोशिश की। कार्तिक, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरी समझ में नहीं आता क्या? अरे माँ, कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पानी लेने आया था। माँ ने उसे घूर कर देखा। उनके चेहरे पर वही पुराना सख्त भाव था जिसे कार्तिक कभी समझ नहीं पाया था। गले में वही लाल चाबी अब भी टिमटिमा रही थी। आज के बाद दोबारा कभी यहाँ पर नजर मत आना कार्तिक। जो चीजें यहाँ पर रखी हैं वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। उसकी माँ ने जैसे ही ये कहा, कार्तिक को एक झुरझुरी सी हुई। मतलब की नहीं? आखिर ऐसा क्या रखा है वहाँ जो मेरे मतलब का नहीं? माँ ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजा फिर से बंद। वही जंग लगी कुंडी की आवाज, जैसे कोई ताले में कैद हो गया हो। कार्तिक वहीं खड़ा रहा। उसे अंदर से फिर वही धीमी खटखटाहट सुनाई देने लगी। वो खटखटाहट जैसे कोई पुराना संदूक बार बार सरकाया जा रहा हो। रात को कार्तिक अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। माँ अभी तक स्टोर रूम में पड़ी थी। घड़ी ने 11 बजा दिए थे। कार्तिक को याद आया, बचपन में भी वो अक्सर देखता था कि माँ देर रात तक स्टोर रूम में कुछ करती रहती थी। तब वो छोटा था, इसीलिए सवाल नहीं करता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। कहीं कुछ बहुत बड़ा राज तो नहीं छुपा? उसे अपने बचपन की एक धुंधली तस्वीर याद आई। वो 5 साल का था, पापा कहीं बाहर गए थे। माँ रो रही थी, उनके हाथों में वही लाल चाबी थी। स्टोर रूम खुला था, लेकिन कार्तिक को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। उसे आज भी वो बदबू याद थी, गीली लकड़ी और पुराने कपड़ों की। अचानक कार्तिक उठ बैठा। उसे खुद से नफरत होने लगी। क्यों डर रहा हूं मैं? आखिर मैं बेटा हूं इस घर का, कोई पराया थोड़े हूं। उसने फैसला किया, कल सुबह माँ के बाहर जाते ही वो स्टोर रूम की तलाशी लेगा। पर सवाल ये था, लाल चाबी कहाँ से लाएगा? सुबह 5 बजे माँ पूजा के लिए उठी। कार्तिक आंखों ही आंखों में सब देख रहा था। माँ ने ऐसे चाबी को अपने पल्लू से बांध रखा था जैसे कोई खजाना छुपा रखा हो। माँ नलके से पानी भरने बाहर चली गई। कार्तिक के लिए यही मौका था। उसने दबे पांव माँ का पल्लू टटोला, चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ वापस आ गई। कार्तिक के हाथ में वो चाबी थी कि तभी माँ की नजर उस पर पड़ गई। कार्तिक, ये क्या बदतमीजी है? माँ का चेहरा लाल पड़ गया था। आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ कुछ पल चुप रहीं और उनकी आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने कार्तिक का हाथ पकड़कर चाबी वापस ले ली। ये बात मुझसे कभी मत पूछना कार्तिक, कभी नहीं, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी नजरों से गिर जाएगी। कार्तिक पत्थर बनकर खड़ा रह गया। माँ की आंखों में वो दर्द था जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा था। उस रात कार्तिक सो नहीं पाया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ देखता रहा। आधी रात बीत गई। तभी एक हल्की सी आवाज आई,
जैसे किसी ने संदूक फिर सरकाया हो, और फिर किसी के रोने की धीमी सी आवाज और सिसकियां। कार्तिक ने तय कर लिया, अब जो भी हो वो सच्चाई निकाल कर ही दम लेगा। सुबह होते ही कार्तिक ने ठान लिया कि अब वो अकेला ये सब नहीं झेलेगा। उसे याद आया, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, दीदी रागिनी जरूर आएंगी। रागिनी कार्तिक से 5 साल बड़ी थी। मायके से उसकी बहुत सारी गहरी यादें जुड़ी थी। कार्तिक ने तय कर लिया, दीदी से ये सब कह देगा। रक्षाबंधन के दिन रागिनी आई तो हमेशा की तरह माँ ने उसे प्यार से गले लगाया। कार्तिक ने देखा, माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान झूठी लग रही थी, जैसे कोई खामोश दर्द छुपा हो। रागिनी भाई के लिए राखी मिठाई और उसके पसंदीदा घेवर लाई थी। कार्तिक ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में हलचल थी। राखी बांधते वक्त रागिनी ने कार्तिक के माथे पर टीका लगाया, फिर धीरे से कान में फुसफुसाई, क्यों, सब ठीक है ना? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कार्तिक ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन अंदर से वो तड़प उठा। माँ पास में ही बैठी थी। कार्तिक कुछ कह नहीं सका। राखी बांधने के बाद सबने खाना खाया। माँ ने अपने हाथों से दीदी को खीर खिलाई। फिर अचानक माँ ने रागिनी से कहा, जल्दी चली जाना बेटा, आजकल कार्तिक कुछ ज्यादा ही सवाल करता है, घर में ज्यादा मत रुका करो। ये सुनकर रागिनी चौंक गई। कार्तिक ने देखा तो माँ उसे घूर कर देख रही थी, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। रागिनी ने मौका देखकर कार्तिक को रसोई में खींच लिया। क्या चल रहा है कार्तिक? माँ क्यों ऐसे बोल रही थी? क्या बात है? कार्तिक अब रुका नहीं, वो फूट पड़ा। दीदी माँ रोज स्टोर रूम में जाती हैं, रात को भी अंदर से आवाज आती है, संदूक खटखटाया जाता है, कोई रोता है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। रागिनी ने सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने अंदर झांका? नहीं दीदी, माँ ने पकड़ा तो गुस्सा हो गई, पर दीदी मुझे सब सच जानना है। रागिनी कुछ देर चुप रही, जैसे पुराने पन्ने पलट रही हो। फिर फुसफुसा कर बोली, कार्तिक तुम्हें बचपन का कुछ याद है क्या? रागिनी की आंखों में अजीब सी चमक थी, डर और पछतावे की मिली जुली। जब तू 3 साल का था ना, एक रात तूने जिद की थी स्टोर रूम जाने की। माँ ने तुझे थप्पड़ मारा था, याद है? सोचते हुए, कुछ धुंधला याद है, मुझे बहुत डर लगा था कार्तिक, मुझे भी हमेशा लगता था माँ वहाँ कुछ छुपा रही है। मैंने एक बार देखा था, माँ ने स्टोर रूम में किसी औरत की तस्वीर जलाई थी। पापा ने भी बहुत डांटा था माँ को, फिर सब चुप हो गए। कार्तिक को पसीना आने लगा। ये नई बात थी, किसी औरत की तस्वीर। कौन थी वो? रागिनी ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। भाई एक बात याद रखना, माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। वो जो भी छुपा रही हैं, कहीं उनका मन भी ना टूट जाए। माँ को कुछ हो गया तो? कार्तिक कांप गया। उसने देखा, माँ अब भी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में वो देख रहा था जिसे वो शब्दों में नहीं समझा पा रही थी। डर या गुजरे हुए राज का साया। शाम होते होते रागिनी चली गई, पर जाते जाते उसने कार्तिक के हाथ में एक पुरानी चिट्ठी दी। भाई ये चिट्ठी मुझे अलमारी में मिली थी, देख लेना, शायद कुछ समझ में आए। कार्तिक ने चिट्ठी को अपनी जेब में छुपा लिया। माँ ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों में एक सवाल तैर गया। तुम क्या जानना चाहते हो कार्तिक? रात होते ही कार्तिक अपने कमरे में बंद हो गया। चिट्ठी खोली, उसमें कांपते अक्षरों में लिखा था, अगर मेरी गलती माफ कर सको तो माफ कर देना। मैंने जो किया मुझे वो करना पड़ा। कार्तिक की धड़कन रुक गई। चिट्ठी में नीचे नाम लिखा था सरला, उसकी अपनी माँ का नाम। कार्तिक पूरी रात जागता रहा। माँ की चिट्ठी उसकी आंखों के सामने जैसे नाचती रही। अगर मेरी गलती माफ कर सको तो माफ कर देना। कौन सी गलती और किससे? सुबह होते होते कार्तिक ने तय कर लिया, अब वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसे उस स्टोर रूम में घुसना ही होगा। सुबह माँ पूजा करने उठी तो कार्तिक ने देखा, माँ की चाल लड़खड़ा रही थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। माँ ने जैसे ही कार्तिक को देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दया झलक रही थी, जैसे वो खुद कार्तिक को इस रात से बचाना चाहती हूँ। पिता ने माँ को कुछ दवाइयाँ दी, पर कार्तिक ने देखा कि माँ ने वो दवाइयाँ चुपके से कूड़ेदान में डाल दी।
कार्तिक का माथा ठनका। माँ अपनी तबीयत खुद क्यों बिगाड़ रही थी? क्या वो सच में कुछ छुपा रही थी या खुद को सजा दे रही थी? उसने तय कर लिया, माँ के बाहर जाते ही वो स्टोर रूम खोलेगा। उसे पता था चाबी माँ के पल्लू में बंधी रहती है, लेकिन अगर वो चाबी नहीं मिली तो? कार्तिक ने अलमारी की तलाशी शुरू की। माँ की पुरानी साड़ियों के ढेर के नीचे उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने खींच कर देखा, एक पुरानी डायरी, लाल डायरी। कार्तिक की धड़कन तेज हो गई। उस पर लिखा था सरला। कार्तिक ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर ही लिखा था, शायद कभी कार्तिक या रागिनी ये पढ़े। तब तक मैं रहूं या ना रहूं, मुझे माफ कर देना बेटा। कार्तिक के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। तुम्हारे पापा को जब मेरी सच्चाई पता चली थी, तब उन्होंने मुझे छोड़ देने की धमकी दी थी। मुझे जो करना पड़ा वो मैंने किया, वरना मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाती। उस रात वो आई थी मुझे धमकाने। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे दोनों बच्चों को मार डालेगी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कार्तिक सो रहा था, रागिनी छोटी थी। उसने कहा वो सबको सच बता देगी। मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ा। कार्तिक के पांव तले जमीन खिसक गई। किसका मुंह बंद करना पड़ा? किसकी बात हो रही थी? डायरी के पन्नों में कई जगह आंसुओं के धब्बे थे। बहुत कुछ घुला हुआ अधूरा लिखा। बस एक लाइन बार बार लिखी थी, मुझे माफ कर देना बेटा। तभी कार्तिक ने देखा, उसके पिता कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी नजर डायरी पर पड़ी। कार्तिक ने एकदम से डायरी छुपाने की कोशिश की, पर पिता मुस्कुराए नहीं, डांटा भी नहीं, बस बोले, अब तू भी वही करेगा जो मैं 20 साल से करता आया हूँ। चुप रहे। जो जानना था जान लिया ना। कार्तिक को पिता की आवाज में हारे हुए आदमी की थकान सुनाई दी। वो कुछ पूछता, इससे पहले ही पिता पलट कर चले गए। अब कार्तिक के पास 3 चीजें थी, माँ की रहस्यमयी चिट्ठी, वो डायरी, संदूक से आती खटखटाहट। सब कुछ जोड़ने पर भी जवाब नहीं मिल रहा था, बस सवाल ही सवाल। कार्तिक ने फैसला कर लिया, अब वो डायरी, चिट्ठी और संदूक, तीनों को जोड़कर सच निकालेगा। रात होते ही कार्तिक ने स्टोर रूम के सामने कुर्सी डाल ली। माँ अंदर थी। दरवाजे से धीमे धीमे वही खटखटाहट आ रही थी, पर आज कोई सिसकियां नहीं थी। आज एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तू सब जान जाएगा कार्तिक, बाकी सब भी जान जाएगा। कार्तिक का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने दरवाजे के नीचे से देखा, एक परछाई दीवार पर झूल रही थी। माँ की या किसी और की? रात के 3 बज रहे थे। कार्तिक अब भी स्टोर रूम के दरवाजे के पास बैठा था। माँ अंदर थी, पर अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो या कोई पुराना सच दीवारों में दफन हो। कार्तिक की आंखें नींद से बोझिल थी, लेकिन मन में हलचल थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कार्तिक एकदम चौंक गया। देखा तो पापा थे। पापा ने पहली बार कार्तिक को इस तरह देखा, सीधा, गहरी नजरों से। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकान और टूटन थी। उन्होंने कुर्सी खींचकर बगल में रखी और बैठ गए। बेटा, तुझे बहुत कुछ जानना है ना? कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप देखता रहा। तू सोचता है तेरी माँ पागल है या कुछ छुपा रही है? हाँ, छुपा रही है, पर उस सच का भार मैंने भी उठाया है। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार देखा कि उसके पिता की आंखों में आंसू तैर रहे थे। पापा ने कहना शुरू किया, बेटा, 20 साल पहले की बात है। तू बहुत छोटा था, रागिनी भी छोटी थी। हम सब गांव में रहते थे तब। तेरी माँ के मायके से कोई औरत आई थी, उसका नाम था मंजरी। कार्तिक के दिल में जैसे कुछ कांप गया था। मंजरी, ये नाम डायरी में भी था, लेकिन धुंधला। मंजरी तेरी माँ की सौतेली बहन थी बेटा। उसकी माँ ने अपनी पहली शादी से उसे पैदा किया था। ये तेरी माँ को बार बार धमकाती थी। जब तेरी नानी गुजर गई तो मंजरी भटक गई। सरला उसे अपने साथ यहाँ लाई थी, पर मंजरी सही दिमाग की नहीं थी कार्तिक। वो ठीक नहीं थी। कार्तिक को समझ नहीं आया। उसने पिता को और कुरेदने को कहा, बेटा, मंजरी नशे में रहती थी, मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमती, और एक दिन वो तुम्हारे कमरे में घुस गई थी।
तू बहुत छोटा था बेटा, सरला ने देख लिया, उसी रात सब टूट गया। कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। पिता की आवाज कांप रही थी और आंखें झुकी थी। तेरी माँ ने मंजरी को धमकाया, कहा सब छोड़कर चली जाए। मंजरी ने कहा, मैं सबको बताऊंगी, तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। तेरी माँ बहुत ज्यादा डर गई। गुस्से में और डर में उसने मंजरी को धक्का दे दिया। कार्तिक की सांस अटक गई। पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मंजरी की मौत हो गई। कार्तिक बेटा, उसे उसी स्टोर रूम में, उसी संदूक में छुपाया गया था, जिसके सामने तेरी माँ आज भी बैठकर रोती है और माफी मांगती है। कार्तिक को लगा वो सुन नहीं पा रहा। उसका दिल ही सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। पापा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। बेटा, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। पुलिस में जाते तो सरला जेल चली जाती और तुम दोनों अनाथ हो जाते। मैंने मंजरी के मरने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। उसके घर वालों को कह दिया, वो भाग गई। क्योंकि मंजरी की जो हालत थी, उसकी वजह से उसका बाप भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। जब उन्हें पता चला कि मंजरी किसी के साथ भाग गई, तो वो तो बहुत खुश हो गए। आखिर मंजरी से उनका पीछा जो छूट गया था। उसके बाद हमने संदूक बंद कर दिया। अब हर साल उसकी आत्मा हमें डराती रहती है। सरला अब भी हर रात वहां जाती है और मंजरी से माफी मांगती है। कार्तिक को अब समझ में आया, संदूक की खटखटाहट, रोने की आवाजें, सब सच था। माँ सच में माफी मांग रही थी। कार्तिक के मुंह से शब्द नहीं निकले। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे मालूम है बेटा, तू अब नफरत करेगा हम दोनों से, पर बेटा तेरी माँ बुरी नहीं थी, वो बस हालात से हार गई थी। कार्तिक ने देखा, पिता की आंखों में कोई बहाना नहीं था, बस सच था। वो सच जो अब तक सीलन की तरह दीवारों में बंद था, आज सबके सामने था। तभी स्टोर रूम से धीमी कराह निकलने लगी। माँ फिर संदूक खोलकर उसके आगे बैठी थी। होंठ हिल रहे थे। मंजरी, मुझे माफ कर दे। मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना। मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाऊंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर कार्तिक दरवाजे से चिपक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ अब उसके लिए सिर्फ माँ नहीं थी, एक मजबूर और डरी हुई औरत थी जो अपना गुनाह खुद ढो रही थी। कार्तिक अब भी स्टोर रूम के दरवाजे से लगा खड़ा था। माँ अंदर थी, संदूक के सामने घुटनों के बल बैठी हुई। कमरे के अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में माँ की झुर्रियां और भी गहरी लग रही थी। कार्तिक के कानों में अब भी माँ की बड़बड़ाहट गूंज रही थी, मंजरी मंजरी। कार्तिक के दिल में पहली बार एक खौफ ने जगह बना ली। क्या मंजरी की आत्मा सच में उन्हें देख रही है? क्या वो माँ को कभी माफ नहीं करेगी, या फिर वो सबको अपने साथ ले जाएगी? पिता ने कार्तिक का कंधा पकड़कर धीरे से खींचा। तू अंदर मत जा कार्तिक, तेरी माँ को जो करना है वो करने दे। पर कार्तिक ने पिता का हाथ झटक दिया। उसने तय कर लिया था, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए खुलना ही होगा। कार्तिक ने हिम्मत करके धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा चरमराया। अंदर का नजारा देख कार्तिक के कदम वहीं पर जड़ हो गए। माँ संदूक खोल चुकी थी। संदूक आधा खुला था। उसमें पुरानी सिलाई मशीन, पुराने कपड़े और कुछ प्लास्टिक के थैले थे। पर उन सब के नीचे एक मटमैला सा कपड़ा पड़ा था, जिसे माँ बार बार थपकियां दे रही थी, जैसे वो किसी बच्चे को थपकियां दे रही हो। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदा रही थी, मंजरी देख, मैंने सब संभाल लिया। तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कार्तिक ने कांपते हाथों से संदूक में हाथ डाला। कपड़े के अंदर एक पुरानी थैली थी। उसमें से बदबू आ रही थी, जैसे पुरानी सड़ी चीज से आती है। उसने थैली हटाई। नीचे एक लोहे का छोटा सा बक्सा रखा था। माँ ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। नहीं कार्तिक, मत खोल बेटा, मत खोल, तेरा दिल टूट जाएगा। कार्तिक ने माँ के हाथ से बक्सा छुड़ाया। उसने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी पोटली थी, जिसमें कुछ सूखी हड्डियां, एक चूड़ी और एक फीकी सी चुनरी रखी थी। कार्तिक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है, लेकिन कुछ पल के बाद वो समझ गया कि शायद ये मंजरी के अवशेष थे।
माँ ने उसकी लाश को भी पूरी तरह ठिकाने नहीं लगाया था, बल्कि उसे संदूक में संभाले रखा था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था ये खजाना था या माँ का सबसे काला सच। माँ अब जोर जोर से रो रही थी। मुझे माफ कर दे मंजरी, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। पिता भी अब अंदर आ चुके थे। उन्होंने कार्तिक को खींचकर अलग किया। देख लिया ना तूने, अब समझ में आया। तेरी माँ 20 साल से इसी पोटली को रोज देखती है, उसी से बातें करती है। तेरी माँ ने मंजरी को मारा नहीं था कार्तिक बेटा, बस हल्का सा धक्का दिया था। लेकिन मंजरी बहुत ही ज्यादा नशे में थी। वो हल्का सा धक्का भी सहन नहीं कर पाई। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो दीवार से टकरा गई। इस तरह से मंजरी मर गई। वो सिर्फ एक हादसा था बेटा, सिर्फ एक हादसा। कार्तिक के दिल में एक साथ हजारों सवाल उठ खड़े हुए। क्या ये हादसा था, या माँ का पाप, या डर? कार्तिक अब माँ को देख रहा था। वो संदूक के पास बैठी थी, पोटली को गोद में रखकर थपकियां दे रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे, जैसे सारी भावनाएं बह चुकी थी। कार्तिक ने खुद को संभाला। उसने संदूक बंद किया, माँ को उठाया और कहा, अब मंजरी को यहीं बंद नहीं रहने दूंगा माँ। अब उसे वो शांति चाहिए जो तुम उसे नहीं दे पाई। माँ ने कार्तिक को देखा। पहली बार उनके होंठों पर हल्की सी राहत भरी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। सुबह का सूरज घर के पुराने आंगन पर उतर चुका था। कार्तिक के हाथों में वो पुरानी पोटली थी। मंजरी की अधूरी मुक्ति अब पूरी होनी थी। माँ खाट पर बैठी थी। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे रात भर रोने के बाद अब आंसू भी थक चुके हों। पिता भी खामोशी से वहीं बैठे थे। पूरे घर पर एक गहरी चुप्पी पसरी थी। कार्तिक ने चुपचाप पूजा की थाली तैयार की। उसने अपने पिता को साथ लिया। पास वाले पुराने शमशान घाट पर जाकर मंजरी के अवशेष का अंतिम संस्कार करने की ठानी। माँ ने रोते रोते मना किया, मत ले जा कार्तिक, वो यहाँ रहती है। उसके बिना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। कार्तिक ने माँ के कांपते हाथों को पकड़ लिया। माँ, मंजरी यहाँ नहीं रहेगी अब। वो भी इंसान थी, उसे भी मुक्ति चाहिए। जितना निभा सकती थी तुमने निभा लिया, अब उसे जाने दो। माँ की सूनी आंखों में कार्तिक को पागलपन और पछतावे के बीच डूबती एक औरत दिखी, जो 20 साल से इसी पोटली में अपने पाप को जिंदा रखे बैठी थी। कार्तिक और पापा मंजरी के अवशेष लेकर नदी किनारे पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। पिता ने गंगा जल से हड्डियों को शुद्ध किया। कार्तिक ने खुद अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला, जिसमें उसने मंजरी की बची हड्डियां, चूड़ी और चुनरी को भी बांधा। जब अग्नि दी गई तो कार्तिक को लगा जैसे उसके सीने पर रखा पत्थर जलकर राख हो गया। जब कार्तिक लौटा तो माँ आंगन में खाट पर बैठी थी। उनकी सूनी आंखें कार्तिक का इंतजार कर रही थी। माँ ने धीमे स्वर में कहा, सब खत्म कर दिया। कार्तिक ने माँ के पास बैठकर उनके हाथ थामे। सब खत्म नहीं माँ, सब पूरा हुआ। मंजरी अब आजाद है और अब तुम भी आजाद हो। माँ की आंखों से आंसू फिर निकल आए, लेकिन आज वो आंसू डर के नहीं, मुक्ति के थे। पिता ने भी माँ के पास बैठकर उनका हाथ थामा। अब कोई डर नहीं सरला, मंजरी चली गई। अब तुझे डराने कोई नहीं आएगा। माँ की सूनी आंखें पति के चेहरे पर टिकी थी। शायद 20 साल बाद उसमें पहली बार कोई भरोसा लौट रहा था। कार्तिक को महसूस हुआ मंजरी अब भी कहीं आसपास थी, पर अब वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी आजाद होकर। कार्तिक को ये भी पता था, अगर ये सच बाहर आता तो माँ को जेल हो सकती थी, बुरा हो सकता था। पर अब उसका मन गवाही दे रहा था। मंजरी को वही चाहिए था जो कार्तिक ने किया, चुपचाप मुक्ति। रात को कार्तिक ने स्टोर रूम को अच्छे से साफ किया। संदूक को बाहर निकाल कर जला दिया, ताकि वो बदबू, वो सड़न, वो डर अब कभी लौट कर ना आए। माँ पहली बार रात को कार्तिक के बगल में बैठी, उसे अपने आंचल में खींच लिया। कार्तिक ने माँ के कांपते हाथों को चुपचाप थाम लिया और पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ कोई देवी नहीं थी, बस एक डरी हुई औरत थी, जिसने जीने के लिए गुनाह किया, पर अब उसने सब भुगत लिया। अगली सुबह घर में पहली बार सूरज की रोशनी सीधे स्टोर रूम तक पहुंची। वहां अब कोई रहस्य नहीं था, कोई सिसकियां नहीं थी।
बस एक नई उम्मीद थी कि कभी कभी सच दबा रहना ही बेहतर होता है, पर कभी कभी उसे राख बनाकर बहा देना जरूरी होता है। कार्तिक ने माँ के हाथ थामे और भीतर से खुद से कहा, अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। रात का सन्नाटा बीत चुका था। मंजरी की आत्मा को मुक्ति मिले 3 दिन हो चुके थे। घर के पुराने स्टोर रूम की दीवारें जैसे कुछ हल्की हो गई थी। अब वहां कोई संदूक नहीं था, कोई सिसकियां नहीं थी, कोई खटखटाहट नहीं थी। बस एक खाली कमरा था जहां अब रोशनी थी। माँ अब भी कमजोर थी, पर वो अब डर में नहीं थी। कार्तिक रोज माँ के पास बैठता, उनका सिर सहलाता, उन्हें खाना खिलाता। एक सुबह माँ ने कार्तिक को पास बुलाया। माँ ने धीमे स्वर में कहा, कार्तिक, मैंने तुझसे सब छुपाया, तुझे झूठ में पाला, क्या तू मुझे कभी माफ करेगा? कार्तिक ने माँ की झुर्रीदार हथेलियों को चूम लिया। माँ, मैंने मंजरी को माफ कर दिया और उसने भी तुम्हें माफ कर दिया होगा। अब मैं भी माफ कर दूंगा, बस तुम मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। माँ ने कार्तिक को गले से लगा लिया। 20 साल बाद उनका आंचल सच में माँ का आंचल लगा। कोई बंद संदूक नहीं। पिता अब भी कम बोलते थे, पर अब उनका चेहरा डर में नहीं सुकून से भरा था। एक शाम वो कार्तिक के पास आकर बोले, बेटा, तूने वो किया जो मैं कभी नहीं कर पाया। मुझे तुझ पर गर्व है। कार्तिक ने देखा, उसके पिता की पीठ जो सालों से झुकी हुई थी, अब थोड़ी सी सीधी दिख रही थी। कुछ दिन बाद रागिनी फिर मायके आई। उसने माँ को गले लगाया। कार्तिक को देखा और आंखों में कृतज्ञता तैर गई। भाई, तूने माँ को नया जीवन दे दिया। अब ये कभी अकेले नहीं रहेंगी। कार्तिक को लगा सालों से टूटा परिवार जैसे फिर से एक धागे में बंध गया था। कार्तिक ने उस पुराने स्टोर रूम को बंद नहीं किया, बल्कि उसे फिर से रंगवा कर एक पूजा कक्ष बनवा दिया। वही मंजरी के नाम की एक छोटी सी मिट्टी की दीपक वेदी रख दी, ताकि वहां अब हमेशा दीप जलता रहे, अंधेरा नहीं। गांव वालों को कार्तिक ने बस इतना बताया, पुराना कमरा अब पूजा घर बन गया है। किसी ने सवाल नहीं किया और कोई सच बाहर नहीं गया। माँ अब सुबह शाम उसी कमरे में दीपक जलाती थी। उनके होठों पर बुदबुदाहट अब भी होती थी, पर अब वो बड़बड़ाना नहीं था, वो प्रार्थना थी। कार्तिक हर शाम माँ के पास बैठता, उनकी गोद में सिर रखता और महसूस करता कि गुनाह कभी भी इंसान को पूरा खा नहीं सकता, अगर माफी सच्ची हो। अब कार्तिक ने एमबीए के बाद गांव में ही एक छोटा स्कूल खोलने का सपना देखा। उसने ठान लिया, हर बेटी हर औरत को इज्जत मिलेगी, आवाज मिलेगी। एक रात माँ, पापा और कार्तिक आंगन में खाट पर बैठे थे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, वो चांद जो 20 साल से कभी इस घर की दीवारों के पीछे छिपा रहता था। माँ ने कार्तिक का सिर सहलाया। अब कोई डर नहीं है बेटा। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखा, जैसे मंजरी वहीं कहीं मुस्कुरा रही हो। मंजरी की राख गंगा में बह चुकी थी, लेकिन उसके निशान कार्तिक के दिल में हमेशा के लिए बस चुके थे। रात बीत गई और उस रात कार्तिक को सपना आया। मंजरी सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस एक कोमल सी मुस्कान थी और कांपती आवाज। मंजरी ने सपने में कहा, कार्तिक, मैं अब आजाद हूँ, अपनी माँ को माफ कर देना। वो बुरी नहीं थी, बस डर गई थी। कार्तिक की आंखों से नींद में आंसू बह निकले। उसने नींद में ही मंजरी को प्रणाम किया। सुबह माँ फिर खाट पर बैठी थी, आंखें बंद थी, जैसे किसी बीते हुए कल में लौट गई हूँ। कार्तिक ने माँ के बगल में बैठकर उनका हाथ थामा। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी झुर्रियों में 20 साल का पछतावा अब भी झलक रहा था। माँ ने कहा, मंजरी अब भी मुझे देखती होगी ना बेटा? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? कार्तिक ने माँ के झुर्रीदार हाथों को अपने हथेली में समेट लिया, जैसे कोई टूटी दीवारों को हथेलियों से थाम रहा हो। नहीं माँ, वो मुस्कुरा रही है। मैंने सपना देखा। उसने मुझसे कहा वो तुम्हें माफ कर चुकी है, अब तुम खुद को माफ कर लो। माँ, अब बहुत हो गया। माँ की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो अब रो नहीं रही थी, वो 20 साल से सीलन बने डर को बहा रही थी। कार्तिक ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। माँ का सिर उसके घुटनों पर था, जैसे वो बच्चा हो गई थी और कार्तिक उसका अभिभावक।
मैंने तुझे भी कितना डराया ना बेटा। मैं तो तुझे खोना नहीं चाहती थी। मंजरी को खो दिया था, फिर तुझे खोने से डर गई। कार्तिक के आंसू अम्मा के गालों में गिरने लगे। वो थरथराती आवाज में बोला, अब हम तीनों यहीं रहेंगे, माँ, तुम, मैं और मंजरी की याद। अब कोई डर नहीं होगा। उसी दिन रागिनी ने अपने ससुराल से मायके लौटकर पक्की बात कह दी। वो हर महीने आएगी माँ के लिए, भाई के लिए, ताकि अब कोई अकेला ना बचे। रागिनी ने माँ के पैर छुए, फिर मंजरी के लिए दीपक जलाया और कार्तिक के गले लगकर बोली, भाई तू ना होता तो ये घर आज भी उसी डर में सड़ रहा होता। तूने माँ को फिर से माँ बना दिया। कार्तिक ने दीदी के आंसू अपने कंधे पर महसूस किए। वो आज मंजरी के लिए थे, माँ के लिए थे और खुद के लिए भी। रात को पापा कार्तिक के पास आए। उनके हाथों में वही लाल चाबी थी जो कभी माँ के गले में डर बनकर लटकती थी। उन्होंने वो चाबी कार्तिक की हथेली पर रख दी। अब इस चाबी की कोई जरूरत नहीं बेटा, अब ये घर खुला रहेगा, अब कोई संदूक बंद नहीं रहेगी। कार्तिक ने देखा, पिता की आंखों में पछतावा था, पर साथ ही एक संतोष भी, जैसे उन्होंने कोई बहुत पुराना उधार चुका दिया हो। अगले दिन माँ ने खुद ही गांव के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, पंडित जी, मंजरी के नाम का एक छोटा कुआं खुदवाना है, ताकि गांव की बेटियां उसमें पानी भरे और उसे आशीर्वाद दें। मेरी मंजरी प्यासी ना रहे। कार्तिक ने देखा, माँ के कदम कांप रहे थे, पर उनकी आंखों में आज सच्चा साहस था। गुनाह को छुपाने वाली माँ आज खुलेआम मंजरी का नाम ले रही थी। ये उनके लिए प्रायश्चित था। 1 महीने बाद पुराना स्टोर रूम पूरी तरह बदल चुका था। वहां मंजरी का एक छोटा मंदिर था, दीपक, तुलसी और दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर। तस्वीर में कुछ नहीं था, बस एक सफेद चुनरी टंगी थी। मंजरी की याद में कार्तिक हर शाम वहां दीपक जलाता और माँ वहीं बैठकर मंजरी के नाम का भजन गाती। उनकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस माफी थी और एक अनोखी आजादी। एक रात कार्तिक खाट पर लेटा था। ऊपर पूरा आसमान खुला था, चांदनी छत पर बिखरी थी। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखा, जैसे मंजरी वहीं कहीं चमक रही थी। उसने मन में खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी मंजरी को कभी संदूक में बंद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। किसी और माँ को कभी ऐसे डर में नहीं जीने दूंगा। कहते हैं कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस डर से उजाले की तरफ बढ़ती रहती हैं। कार्तिक के घर का स्टोर रूम अब उजाले में बदल चुका था। मंजरी अब दीपक बन गई थी, माँ अब सच में माँ बन गई थी और कार्तिक अब बेटा नहीं, माँ का रक्षक बन गया था। हर घर में कोई न कोई बंद संदूक होता है, कोई मंजरी, कोई सरला, कोई कार्तिक। लेकिन अगर हिम्मत हो तो वो संदूक खुल जाते हैं और डर की जगह रोशनी बस जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।